चलिए, ये आज कितना है, पार्ट थर्ड, ठीक है। अगला दिन के टेस्ट कहिए रखें, 4 लेसन का अगले इतवार के, नहीं कल है परसों रख देते हैं। और जो तीसरा लेसन के जो टेस्ट हुआ है उसको कल हम पूरा ऑब्जेक्टिव सुनेंगे, और आज जो चलेगा वो भी सुनाएगा, मतलब चौथा लेसन पूरा सुनेंगे और टेस्ट वाला भी सुनेंगे, और कल चाहे परसों परसों ने तीसरा लेसन के टेस्ट होगा। है चौथा लेसन के हो, हाँ तीसरा नहीं, ऑब्जेक्टिव का। चलिए, आज ही वीडियो है जनन स्वास्थ्य के, वीडियो है तीसरा वीडियो। चलिए अब वीडियो सब देख लेना एक बार, लिखवा दिए हैं सबको पहले से। देखिए पिछला क्लास में खत्म किए थे, ओकर अगला क्लास कहाँ से आगा, अंतःक्षेपण। अंतःक्षेपण में या तो सुई का प्रयोग करते हैं या तो कैप्सूल जैसन संरचना के प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो गर्भधारण से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के रसायन से बने सुई का उपयोग किया जाता है। इस विधि में या तो सुई का उपयोग करेंगे या तो सुई जैसन संरचना का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। मैंने सुई का उपयोग किया जाता है, जैसे इसको क्या बोल सकते हैं, डोपो, क्या बोलेंगे, डोपो, या DMPA, क्या बोलेंगे। तो यहाँ फुल फॉर्म लिखल है, नामक सुई का उपयोग किया जाता है। अगर इस सुई कितना mg, 150 mg एक बार अगर कोई महिला लेती है तो महिला कम से कम के माह तक, 3 माह तक वो महिला कुछ नहीं हो सकती है, गर्भधारण नहीं कर सकती है। कम से कम के माह तक नहीं करेगी, 3 माह तक वो महिला गर्भधारण नहीं करेगी, ठीक है। अगर एक मात्रा कितना लेती है, 600 mg कितना लेती है, तो लगभग के माह तक, 6 माह तक वो महिला गर्भधारण नहीं करेगी, ठीक है ना। इस सुई में 2 महीने के अंतराल पर लिया जाता है, इसमें याद रखना, इसमें ज़्यादा समझने वाला नहीं है, याद ना। इसमें फीमेल कुछ करती है, या तो इंजेक्शन के द्वारा इसको ले सकती है, या तो इम्प्लांट यानी कि शरीर के बाहर त्वचा को फाड़ के शरीर के अंदर घुसा सकती है, ठीक है ना। त्वचा को फाड़ के अगर वो वाला लेगी तो उसको बोलते हैं नॉर प्लांट, क्या बोलते हैं, नॉर प्लांट। अगर नॉर प्लांट करवाती है तो महिला कम से कम के साल तक, 5 साल तक वो गर्भवती नहीं हो सकती। इसमें होता कुछ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कुछ होता है असंतुलित मात्रा, यानी कि इसमें एस्ट्रोजन, अगर इसको उपयोग करते हैं तो शरीर में, मादा के शरीर में जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है उसका मात्रा कुछ हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे महिला गर्भधारण नहीं करती। अगल का था वंध्यकरण या शैल विधि। इस विधि में युग्मक को स्थानांतरण को रोकने से, युग्मक को स्थानांतरण को करने से क्या करते हैं, रोकते हैं। जैसे इसको में 2 होता है, नर नसबंधी और मादा नसबंधी, ठीक है ना। तो याद रखना कि इस विधि में हम लोग किसको स्थानांतरित होने से रोक देंगे, युग्मक को। किसको, युग्मक को स्थानांतरित होने से रोकते हैं, जिसे शुक्र वाहिनी या अंड वाहिनी को काट दिया जाता है। अब बताओ, अंडाणु करने से आएगा अंड वाहिनी से, शुक्राणु करने से जाएगा शुक्र वाहिनी से। अगर दोनों के काट के बांध दिए बीच में, तो बताओ शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। तो यानी कि इसमें युग्मक स्थानांतरण को क्या करते हैं, रोकते हैं, जिससे महिला गर्भधारण नहीं करती, ठीक है ना। अर्थात छोटे टुकड़े को क्या किया जाता है, बाहर निकाल कर फिर काट दिया जाता है, या तो काट के छोटा टुकड़ा रहेगा उसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। अच्छा, कितना लेकिन के दिमाग में बात चलता है कि अगर नर नसबंदी कर लिए, कौन नसबंदी कर लिए, नर चाहे मादा। यहाँ से बात समझो कि तुमको हम फिगर पढ़वाए थे, इस टाइप के फिगर था, ऐसी पार देते हैं नॉर्मल। चलिए मान के चलिए कुछ नर जनन तंत्र फिगर पार दिए। अब यहाँ दिमाग लगाओ कि अगर इसको काट देंगे, क्या करेंगे, इधर से इसको काट देंगे, एक काटे से होगा कि दोनों काटना पड़ेगा, दोनों काटना पड़ेगा। काट के या तो बांधेंगे, नहीं तो इसको छोटा सा टुकड़ा काट के क्या करेंगे, बाहर फेंक देंगे। अब क्या होगा कि अब कितना बच्चा समझेगा कि जब कोई नर नसबंदी करवा लिया और वो नर अगर प्रजनन के क्रिया करेगा तो का वीर, या यहां से बताओ किसी भी प्रकार के द्रव निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। काहे निकलेगा, काहे कि द्रव 3 जगह से बन रहा था। एक बन रहा था कहां से, इसको क्या नाम था, शुक्राशय, यहाँ क्या बोले थे, प्रोस्टेट, यहाँ का था कॉपर। तो एक बाद नहीं सब बन रहा है, तो नसबंदी होने के बाद भी वीर निकलेगा, लेकिन वो वीर में केवल कौची नहीं होगा, शुक्राणु नहीं होगा, केवल सेमिनल द्रव होगा।
हो सकता है कि बिहार बोर्ड पूछ दे कि नर नसबंदी होने पर नर जब प्रजनन की क्रिया करता है तो क्या स्खलित नहीं होता। कुछ केवल शुक्राणु स्खलित नहीं होगा, उसके बाद जितना चीज में बनता है सब के सब स्खलित होगा, कोई झंझट नहीं होता। ठीक है ना। तो यहां से केवल तुमको 2 गो ऑब्जेक्टिव याद रखना है। देखिए याद रखना, सेल विधि में कुछ होता है कि शुक्राणु को या अंडाणु को मिलने से क्या करता है, स्थानांतरित होने से रोकते हैं। इस विधि में या तो शुक्र वाहिनी को या तो अंड वाहिनी को काटकर बांध देते हैं या मोड़कर बांध देते हैं या उसको छोटा टुकड़ा काट के हटा देते हैं बीच से। अब यह 2 प्रकार के होता है, एक होता है बेसक्टोमिक, एक होता है ट्यूबेक्टोमी। एक होता है बेसक्टोमी, एक होता है ट्यूबेक्टोमी। नर नसबंदी को क्या बोलते हैं, बेसक्टोमी। इसको क्या लिखेंगे, नर, इसको ये भी लिख सकते थे कि 2 प्रकार के होता है, नर नसबंदी और मादा नसबंदी। नर नसबंदी में क्या बोलेंगे कि नर नसबंदी को बेसक्टोमी भी कहा जाता है, या बेसक्टोमी लिख के हेडिंग देंगे और लिखेंगे कि बेसक्टोमी को नर नसबंदी भी कहा जाता है। इस विधि में किस विधि के द्वारा, शल्य विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा, शल्य विधि का मतलब कुछ होता है छोटा सा चीरा लगाकर। ऑपरेशन का मतलब ये नहीं होता कि बड़का को एकदम पेट फाड़ दिया, नहीं। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसको शल्य विधि कहेंगे, पूरा का पूरा ऑपरेशन है। शल्य विधि मतलब छोटा सा कट लगाकर जो ऑपरेशन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, शल्य विधि। तो इसमें क्या होता है कि जो स्क्रोटम होता है वो बाहर निकल रहता है, उसको बाहर से थोड़ा सा काट देगा और काट के बांध देगा चुपचाप, कहानी खत्म। कोई नहीं रे, इसको क्या बोल रहे थे, स्क्रोटम ना बोल रहे थे, समझो। ये जो बाहर निकला था ये पूरा कुछ था, हिंदी में क्या बोलते हैं, वृषण कोष। क्या बोले थे, आप बता, पेट के अंदर ई वाला भाग पेट के बाहर है, नीचे वाला ऊपर वाला पेट के अंदर। तो डॉक्टर क्या करेगा, पेट में कोई चीर फाड़ नहीं करेगा, ऐजे पर छोटा सा क्या लगा देगा, चीरा, और ये से खींच के बांध देगा। कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन मादा में छोटा सा ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाता है, क्योंकि मादा में मादा प्रजनन तंत्र पूरा शरीर के कहाँ होता है, अंदर होता है। तो याद रखना, बेसक्टोमी में क्या लिखेंगे कि इसे नर नसबंदी भी कहते हैं, या नर नसबंदी लिख देंगे कि इसे बेसक्टोमी भी कहा जाता है। इसमें किस विधि द्वारा, शल्य क्रिया द्वारा या शल्य चिकित्सा द्वारा कुछ करते हैं, नहीं, अंड वाहिनी को काटकर, अंड वाहिनी शुक्र वाहिनी को काटकर बांध देते हैं, जिससे युग्मकों का स्थानांतरण नहीं होता है। ये कुछ होता है ट्यूबेक्टोमी। का होता है, ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है कि इस विधि में इसको बोलते हैं मादा नसबंदी। क्या बोलते हैं, लेकिन भारत में ज्यादातर को नसबंदी होता है, मादा नसबंदी। नर नसबंदी बहुत कम होता है, इसको कहा जाता है मादा नसबंदी कहा जाता है। ठीक है ना। हालांकि नर नसबंदी ज्यादा इजी काम है, करवा दोनों सकता है, लेकिन होता किसका है, ज्यादातर मादा का। सरकार इसको कुछ पैसा भी देता है। ठीक है ना। तो याद रखना, देखना रे, तो याद रखना इसको क्या बोलते हैं, मादा नसबंदी भी कहते हैं। इस विधि में क्या होता है कि शल्य क्रिया के द्वारा अंड वाहिनी को काटकर बांध देते हैं। इस बार बस इतने था, ये भी था। आप देखिए इसको में अगला टॉपिक है, देखिए अगला है STDs, यानी कि यौन संचारित रोग। क्या, बहुत खतरनाक रोग है हुआ। ये रोग जो पटना में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, पटना में। पटना में एक ऐसा हॉस्टल है जहां 800 स्टूडेंट के होल है। सोच लो, ये रोग ऐसा है। इसको में कुछ रोग तो ऐसा है जिसको इलाज संभव है, लेकिन कुछ रोग ऐसा है जिसका इलाज संभव नहीं है। हुआ तो बुनियापुरी बटा। ठीक है ना। तो बताओ क्या बोलेंगे, यौन संचारित रोग है, उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में STDs, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज सिंड्रोम। ऐसे कुछ होता है सिंड्रोम। अब यहाँ समझना है कि वैसा रोग जो यौन संबंध द्वारा रोगग्रस्त व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में क्या होता है, फैलता है। अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति को ये वाला रोग हुई है, एक रोग नहीं है, इस प्रकार के कई रोग के समूह को एक साथ क्या बोलते हैं, STDs। यानी कि वैसा कोई भी रोग जो यौन संबंध बनाने से फैलता है, उस रोग को क्या बोलते हैं, STDs रोग कहते हैं। उसे यौन संचारित रोग कहते हैं, या इसे एक नाम से जानते हैं, बताओ को जानते हैं, वेनेरल। क्या बोलते हैं, वेनेरल, या प्रजनन नली संक्रमण। तुमसे क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ देगा कि क्या है वेनेरल, क्या है। अब तुम कहेगा कि नहीं पढ़े, तो STDs को क्या बोलते हैं, वेनेरल कहते हैं। ठीक है ना। VD शॉर्टकट में लिख देता है, VD क्या, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, प्रजनन नली संक्रमण। ये किससे होता है, तो एक कोशिकीय जंतु से। किससे होता है, बैक्टीरिया से होगा, वायरस से होगा, और एक कोशिकीय जंतु से होता है।
ठीक है ना। तो बैक्टीरिया वायरस तीनों से होता है। अब यहाँ समझना कि फैलने के कारण आखिर यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किन किन कारणों से फैलता है। ठीक है, तो पहला कारण देखना, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। क्या होता है असुरक्षित यौन संबंध? ये तुमको इधर देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये तुमको हाई लेवल के शहर में देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना, जिसे बहुत बार क्या होता है, चाहे बहुत बड़ा जो मतलब रहता है ना कि अमीर आदमी, वहां देखने के लिए मिलता है। अब जिसे हाल फिलहाल में ओलंपिक हो रहा था, तो ओलंपिक में एगो लड़की ऐसा थी, प्लेयर ऐसा थी कि कम से कम एक लड़की 10 के साथ शारीरिक संबंध बनाई थी। अगर उस लड़की को कुछ होल था, जैसे कुछ होइले था, इसीलिए न्यूज वायरल हुआ था, होल था इसीलिए उसके बारे में मतलब सबको पता लगा। तो वही होता है असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। अब तुमको क्या पता है कि कौन लड़का या कौन लड़की कैसन है? मान के चल कि पटना में सबसे ज्यादा एड्स फैलल है, अब कोई पटना के लड़का है जो मसौढ़ी के कोई लड़के के साथ रह रही है बढ़िया से। अब अगर वो लड़का को बीमारी होल होगा तो ये को बीमारी कहाँ आया? मसौढ़ी में। वो मसौढ़ी के लड़की जेका जेका साथे घूमी, जिसके साथे फिजिकल रिलेशनशिप बनाई, कहानी खत्म होकर सीधे बुनिया पूरी बटेगा, कहानी एकदम खत्म हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। फिर संक्रमित सुई, मान के चलिए कोई लड़की का या लड़का को एड्स होल होगा और उसको जो सुई पड़ा और वही सुई से कोई छोटा बच्चा घर में खेल रहा है, गलती से भूंक लिया। आजकल के डेट में हर आदमी इस चीज को जानता है कि एक सुई के प्रयोग दोबारा नहीं करना चाहिए, लेकिन घर में जो छोटा छोटा लड़कन है वो जब डॉक्टर सुई दे के जाता है तो वही सुइया से खेलता है वो। अब मान के चल के सुई था, गलती से भूंक लिया इन्हें, और घर वो आदमी को एड्स होता तो लगले बच्चों को हो जाएगा। तो इसीलिए संक्रमित सुई से क्या होना चाहिए? बचना चाहिए। या कभी कभी जब सैलून में जाते हैं, कहाँ जाते हैं? सैलून में जाते हैं, तो सैलून में क्या होता है कि सैलून वाला 1 रुपया 2 रुपया बचाने के चक्कर में एक के ब्लेड से 2-3 गो कर रगड़ दिया। गांव में जो पीढ़ा पर बैठ के बनाता है एक के ब्लेड से 2-3 गो कर रगड़ देता। अब मान के चलिए कोई बूढ़ा आदमी था जिसको भयानक बीमारी होता, अब वो ब्लेड से काट, देखो ब्लेड से कटता है तो जरूरी नहीं कि खून निकले चाहे नहीं निकले, कट जाता है जरूर। कितनो खतरनाक हजाम रहेगा तो कोई ना कोई तनी न तनी सुन काट ही देता है। अब उस सुई से कोई बच्चा उच्चा को बना दिया, बाल दाढ़ी ओकरो कट गया, तो बताओ सुई करें ब्लेड से, तो वह बच्चा की कहानी खत्म। तो इसीलिए सुई और ब्लेड का उपयोग केवल एक ही बार करना चाहिए। अभी जरूर नहीं कि हजामे ही होता है। मान के चलिए घर में कोई बड़ा आदमी था, नाखून काटा और उसको गलती से उंगली कट गया और वही ब्लेड को रख दिया कहीं, और वही ब्लेड के कोई छोटा बच्चा अपन नाखून काटने लगा, ब्लेड छीलने थी, पेंसिल छीलने लगा, हाथ कट गया, तो बताओ ये रोग फैल सकता है कि नहीं फैल सकता है? फैल सकता है। अगला है संक्रमित मां से प्लासेंटा द्वारा, अगर कोई के मम्मी के एड्स होल है या कोई भी ई वाला रोग होल है, एसटीडीएस, ठीक है ना, और उसके गर्भ में अगर बच्चा है तो प्लासेंटा के थ्रू वो बच्चा को भी हो जाता है। इसीलिए जब कोई महिला गर्भवती होती है तो इस रोग का कुछ किया जाता है, जांच किया जाता है, लेकिन आमतौर पर सब ये जांच करवाता नहीं, क्या कि पैसा लगता है। अगला है संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए कपड़ा से। ये चीज लड़की में ज्यादा देखने के लिए मिलता है कि लड़की शादी ब्याह में खूब कपड़ा मांगेगी। एगो कोई लड़की परिवार में महंगा लहंगा ले ली, अब क्या होगा कि अगर वो लड़की को कहीं नहीं जाना है, और कोई चचेरी मचेरी बहन है उसको कहीं पार्टी में जाना है, तो वाला पूरा कपड़ा क्या करेगी? मांग लेगी। अगर वो लड़की को इस प्रकार के कोई भी रोग हो रहेगा तो ओकर कपड़ा को उसको पहनने से भी इस प्रकार के रोग का होता है, फैल जाता है। इसीलिए कपड़ा भी मांग के ज्यादा पहनना नहीं चाहिए। तो इन 4 के कारण से क्या होता है? फैलता है। अब यहाँ है कि इलाज, कुछ यौन संचारित रोग ऐसा है जिसका इलाज संभव नहीं है, जैसे एड्स। एड्स को बोलते हैं डेथ वारंट। अगर हो गया तो दुनिया में तू कितनो अमीर रहो, तुम्हारे पास कितनो करोड़ों रुपया रहे, हो सकता है कि तुम 2 साल में मरने वाला था, लेकिन तू पैसा के कारण 4 साल में मरेगा, लेकिन मरेगा 100%। इसको बोलते हैं डेथ वारंट, मतलब मरने वाला दम प्रक्रिया चालू है। हेपेटाइटिस बी, इस बन हो गया तो कोई बचाने वाला नहीं। अगला है जेनाइटल हर्पिस, कुछ नाम है जेनाइटल हर्पिस। ई अगर हो गया, जेनिटल या जेनाइटल होता है, जेनाइटल हर्पिस अगर किसी को हो गया तो मरने से तुमको कोई बचा नहीं सकता, लेकिन इसके बाद भी कुछ है रोग जिसको इलाज किया जा सकता है। ठीक है ना, 2-4 गो और है। अब यहाँ देखना, एक लक्षण हम कैसे पता करेंगे कि हमको ये रोग है कि नहीं है, या जिसके साथ रह रहे हैं उसको ये रोग है कि नहीं है। पहला, जनन अंगों में खुजली होना। अगर बहुत ज्यादा खुजली हो रहा है तो समझिए कि ये वाला कोई ना कोई रोग है।
अगला है जनन अंगों से कुछ है ना खून आना, ठीक है। अगला है बाहरी जनन अंगों में सूजन होना, अगर बार बार फूल जा रहा है बाहरी जनन अंग कोई भी, या प्रजनन क्रिया के दौरान दर्द महसूस होना, तो अगर इस 4 गो लक्षण में चारों लक्षण अगर किसी में है तो समझिए कि ये रोग 100% है कि उसको होइल है। तो ये कुछ था पहचानने का नहीं। अब है कि खाली पहचानेंगे नहीं, पहचाने हैं तो उसको ठीक भी करना चाहिए। तो इधर देखिए इसको रोकथाम, इससे बचना है तो कुछ करना है, अनजान व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से कहना चाहिए बचना चाहिए, ठीक है। अगला है जनन अंग में किसी भी प्रकार के समस्या होने पर सीधा डॉक्टर से क्या करना चाहिए, मिलना चाहिए। अब मिलने के मतलब क्या, हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड यू, वेरी थैंक्स, ऐसे मिले के मतलब हो गया कि रोग के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि जनन अंग में कोई कचरा होइल है, अब जाकर डॉक्टर से खाली मिल रहे हैं, खाना खाया डॉक्टर साहब तो हाँ चले चलाएं घरे, तो यहाँ ये नहीं समझना। मिलने का मतलब होता है कि उसके बारे में डॉक्टर को बताना, कौची देके, पैसा देके, ठीक है ना। आज के डेट में जितना डॉक्टर कमाता है उतना कोई नहीं कमा सकता। अगर तुम नॉर्मल डॉक्टर बन गया तो करोड़, और नॉर्मल से बढ़िया डॉक्टर बन गया तो पैसा छाप देगा, फिर तू गिन नहीं सकता। तो डॉक्टर इंजीनियर से ज्यादा डॉक्टर के हैं, इंजीनियर कुछ है, इंजीनियर के नॉर्मल पैसा है। चलिए याद रखना, दूसरे के उपयोग किए गए कपड़े का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई महिला कपड़ा यूज करती है या कपड़ा जैसे पहनने वाला कपड़ा है और उसको मांग मांग के कपड़ा पहन रहे यूज कर रहे हैं बार बार, तो इसको से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। अगला है एक बार उपयोग किए गए सुई का उपयोग दोबारा नहीं करना चाहिए। इसमें कुछ और चीज जोड़ सकते हैं, कैसे, अगर हम कोई से अंग लेते हैं, क्या लेते हैं, अंग प्रत्यारोपण। अंग प्रत्यारोपण में तो कुछ होता है, मान के चलिए कोई किडनी खराब हो गया, अब वो किडनी कोई से ले रहे हैं तो पहले वो किडनी के जांच करेंगे कि किडनी में किसी भी प्रकार की रोग है कि नहीं है। अगर जो तुमको अंग दिया उसको पहले से एड्स हो रहेगा तो तुमको अंग दे के तुमको भंग कर देगा, ले लेगा, तोरा भाला नहीं भाला कर देगा वो। तो इसीलिए इसमें खून को इससे चढ़वा रहे हैं, तो पहले खून के क्या करना चाहिए, जांच करना चाहिए कि खून में इस प्रकार के कोई रोग है कि नहीं है, नहीं तो बेचारा खून देके तो लपेट लेगा। तो इस बन को था रोकथाम, यानी कि अगर चाहता है कि एसटीडीएस नहीं हो तो इसमें बचने का उपाय था। अब देखो कुछ रोग कुछ ही है, कुछ मुख्य यौन संचालित रोग और उनके कारक, यहाँ चुपचाप यहाँ से ढलैया कर लेना, ठीक है ना। खाली नाम है, रोग के नाम है, और वायरस से होता है कि बैक्टीरिया से होता है कि परजीवी से होता है, इस सब के कुछ ही है नाम है। तो यहाँ से चुपचाप स्क्रीनशॉट लेके उतार लेना, इस समझाने वाला कोई चीज नहीं है, ये खाली नाम है। ये पार्टी रोग के नाम है, एक पार्टी किससे होता है उसका नाम है। एक मैं समझाऊं देंगे तो कोई फायदा नहीं है। इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट घर से जाके बढ़िया से ले लेना। चलिए देखिए अगला टॉपिक आता है कि बांझपन या बंधियता क्या है। बांझपन कहने का मतलब क्या होता है कि जब देखो, बांझ कहने का मतलब खाली ये मत समझना कि कोई के बच्चा नहीं है तो बांझ है। अब कोई आदमी मान के चलो कि कोई लड़की के शादी हुआ और लड़की को बढ़िया सरकारी नौकरी लग गया, अब वो लड़की चाहती है कि 4-5 साल बाल बच्चा हमको नहीं हो, तो तुम उसको बांझ कह देगा, नहीं। बांझ कहने का मतलब है कि पहले तो शादीशुदा होना चाहिए, बिना शादी वाला के बांझ कह देगा, पहले भर पेट मारेगा, एक तो शादी नहीं हो रहा पैसे बांझ कहले, खदेड़ खदेड़ के घर होम डिलीवरी मारेगा। तो कहने का मतलब है कि बांझ करने का पहला शर्त है कि वो दंपति होना चाहिए। दंपति किसको कहते हैं, पति पत्नी को दंपति कहते हैं। जैसे मम्मी पापा को चाहिए, मम्मी पापा को चाहिए दंपति, तो यानी कि पहले तो दंपति होना चाहिए, उसके बाद उस समान प्रजनन के क्रिया में शामिल होना चाहिए। यानी कि शादी होइल है, एगो चीन गेल है, एगो अमेरिका गेल है, तब हो सकता है कहियो बांझ उसको कह सकते हैं, नहीं। खाली बांझ के मतलब ही नहीं कहना कि बच्चा नहीं हो रहा तो बांझ है, अरे बांझ के मतलब दो कंडीशन, बहुत कंडीशन है। पहला है कि दंपति होना चाहिए, दूसरा है कि प्रजनन की क्रिया में शामिल होना चाहिए। उसके बावजूद अगर बच्चा उत्पन्न नहीं कर पा रहा है या नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, बांझ। क्या बोलेंगे, बांझ। अच्छा ये बांझ तो पढ़ लिए, अब इसको दूर करने के लिए क्या उपाय नहीं होगा, उपाय होगा। इसको दूर करने के लिए कुछ उपाय अपनाया गया है जिसको बोलते हैं ART। अब तुमसे उल्टा क्वेश्चन पूछेगा कि ART क्या है, तो बंधियता को दूर करने के लिए एक तकनीक का निर्माण किया जिस तकनीक को ART कहते हैं। उल्टा बोलेगा तो उल्टा लिख देंगे। अब यहाँ समझना है, अब ART कई प्रकार के, एगो नहीं है, एक कोची है, कई प्रकार के। पहला कोची लिखा लेगा में, पहला प्रखनली शिशु कोची है,
और इसी को क्या बोलते हैं, सर्वोगेशन। क्या बोलते हैं ना, सर्वोगेशन एगो मूवी है, सर्वोगेशन कुछ है, मूवी है, ठीक है ना। या शुक्राणु भी एक प्रकार के कुछ है, मूवी है। अब परीक्षा में पूछा कि शुक्राणु क्या है, तो युग्मक लिखना, मूवी नहीं। मतलब इस पर मूवी बना, सर्वोगेशन पर भी मूवी बना है और शुक्राणु पर भी मूवी बना। ठीक है, तो याद रखना प्रखनली शिशु या सर्वोगेशन किसको कहते हैं। फिर इस प्रकार के के गो है, 6 गो। चलिए बारी बारी से हम सबको देखेंगे। पहले का क्या बोलेंगे, प्रखनली शिशु। देखो करने भागे, देखो प्रखनली शिशु हम समझा देते हैं। प्रखनली शिशु कहते हैं कि इसको पहला नंबर कि पहले का होगा कि कोई भी दंपति से, किससे, कोई भी दंपति से अंडाणु या शुक्राणु को क्या करेंगे, निकाल लेंगे, निकालेंगे और उसको प्रयोगशाला में प्रखनली में रखकर भ्रूण का निर्माण करेंगे। ठीक है ना। उस भ्रूण को अगर उसी मादा के गर्भाशय में डालकर शिशु विकसित कर दिए तो कुछ लगा प्रखनली शिशु। या उसी भ्रूण को अगर उसके मादा में नहीं किसी दूसरे के मादा के गर्भाशय में अगर डाल दिए तो इसको क्या बोलेंगे, सर्वोगेशन। क्या कहते हैं, जैसे शिल्पा शेट्टी को की है कि वो अपने अंडाणु निकलवा ली, उसके हस्बैंड से शुक्राणु, और उसको प्रयोगशाला में कुछ बन गया भ्रूण। आई कोई दूसरा मादा थी उसको बोली कि भ्रूण तोरा में डालेंगे, तुमको हम इतना पैसा देंगे और जो शिशु उत्पन्न होगा वो हमर होगा। तो पैसा पर तो दुनिया बिक ही जाता है। तो वो जो महिला थी उसके अंदर भ्रूण को डाल दिया गया और उससे जो बच्चा बना, फिर बच्चा डिलीवरी के बाद किसका हो गया, ये दोनों का हो गया। ये प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सर्वोगेशन। और वो जो माँ थी जो बच्चा को जन्म दे रही थी उसको बोलते हैं सर्वोगेट। क्या बोलते हैं, सर्वोगेट, यानी कि किराए की माँ। क्या बोलते हैं, किराए की माँ। उसको हिंदी में होता है किराए की माँ। किराए ना हुआ हो, कुछ दिन के लिए बच्चा था उसके पास, उसके बाद नहीं रहा। ये किराए के घर है कि नहीं है, कुछ दिन तक रहे, कुछ दिन के बाद भाग जाना। तो कहने का मतलब किराए की माँ बोलते थे। समझ में आ गया ना। इसमें शिशु को, इसमें भ्रूण का निर्माण कहाँ करेंगे, प्रयोगशाला में प्रखनली में करेंगे। और उससे जो भ्रूण बनेगा या तो उसी मादा के गर्भाशय में डाल देंगे या तो किसी अन्य मादा के गर्भाशय में डाल देंगे। तो इसी को बोलते हैं प्रखनली शिशु या सर्वोगेशन। ठीक है ना। अगला है AIT। कुछ ही है AIT, बोले कि इसमें डॉक्टर या नर्स के द्वारा, किसके द्वारा, इसमें सब प्रक्रिया डॉक्टर या नर्स के साथ होगा। कोई मतलब ये नहीं कि घर ही अपने प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। क्या बोलेंगे कि इसमें डॉक्टर या नर्स के द्वारा किसी महिला के मन से वीर्य को कृत्रिम तरीके से उसके प्रजनन नली में क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। वीर्य समझ में आता है, शुक्राणु के नाम नहीं लिया है, वीर्य बोला। सीधा वीर्य को इंजेक्शन में भरेगा। जैसे मान के चलिए कोई ऐसा लड़का है जिसमें विटामिन ई के कुछ है कमी है। अब विटामिन ई के कमी होने से वो लड़का के अंदर शुक्राणु की संख्या कम जाता है। शुक्राणु अगर 300 मिलियन से कम है तो वो कितनों प्रजनन कर ले तो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। अब मान के चलिए कि अरे ढेर सारा शुक्राणु तो कहाँ इंडोमेट्रियम में मर जाता है। अब 300 मिलियन से कम है तो इंडोमेट्रियम पारे नहीं करेगा, ये नहीं घुलट घुलट के मर रहा है सब। चाहिए तो निषेचन करने के लिए क्या गो, एक ही गो, लेकिन 300 मिलियन रहता है तब उम्मीद है कि एगो पार करेगा, बाकी सब मर जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई अंदर किसी के अंदर शुक्राणु कम बन रहा है तो बताओ इतना नली पार कर पाएगा, नहीं। तो डॉक्टर सीधा क्या करता है कि उसका जो प्रजनन नली है, कौन नली है, प्रजनन नली किसको बोलते हैं, अंडवाहिनी को सीधा इंजेक्शन से अंडवाहिनी में डाल दिया। अब अंडवाहिनी में चल गया तो बताओ ढेर मानी पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा अंडाणु के पास, तो निषेचन हो जाएगा, फिर संतान उत्पन्न हो जाएगा। तो यही तरीका को क्या बोलते हैं, AIT। अगला कुछ था गिफ्ट, कुछ था गिफ्ट। देखो इसको क्या बोलेंगे कि इसमें स्पर्म को या आवश्यकता पड़ने पर अंडाणु को, इसमें दोनों को हो सकता है, स्पर्म को या अंडाणु को सीधा मादा के फिनोपियल नलिका में कुछ कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है। अगर मान के चले कोई ऐसा महिला है जो अंडाणु उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है तो उसको क्या कर दिया जाता है कि सीधे अंडाणु को अंडवाहिनी, दूसरी महिला से अंडाणु को निकालेगा, वो महिला का कहाँ रख देगा, अंडवाहिनी में रख देगा, और फिर से शुक्राणु जाएगा, मिल जाएगा, निषेचन हो जाएगा। तो इसी को क्या बोले हैं, गिफ्ट। क्या बोले हैं, गिफ्ट। आओ तरीका है, देखो ना, नहीं IUT। देखो अगला कुछ है गिफ्ट, कुछ है
जिप्ट। इसमें प्रयोगशाला में, किसमें, परखनली, किसमें, इसमें प्रयोगशाला में परखनली में बनाए गए जायगोट या भ्रूण को 8 कोशिकीय को फिनोपेनल, देखो इसमें भी वही प्रक्रिया, लेकिन इसमें वीर को या अंडाणु को, अंडाशय को नहीं दिया, अंडाशय करें, अंडाणु को नहीं रखा जाता है। इसमें पहले परखनली के अंदर के कोशिकीय बनाया जा रहा है, 8 कोशिकीय। अब बताओ 8 से 16 कोशिकीय भ्रूण को क्या बोलते हैं? मेरुला। क्या बोलते हैं? तो पूछेगा कि किस विधि में मेरुला को अंडवाहिनी में रखा जाता है? किस विधि में? जिप्ट में। किस में रखा जाता है? जिप्ट में। तो इसमें क्या करेगा कि अंडाणु शुक्राणु को निकाल लिया, अब प्रखनली में क्या करेगा, उसको 8 कोशिकीय भ्रूण बनाएगा और 8 कोशिकीय भ्रूण को सीधा कहाँ रख देगा? फिलोपियन नलिका में रख दिया। अब फिर उसको में वीर की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी बनल है, फिर सीधे जाकर गर्भाशय में क्या हो जाएगा? स्थापित हो जाता है, शिशु बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं? जिप्ट। अगल का है ICSI। इसमें स्पर्म को सुई के मदद से सीधा कहाँ? ओवम में डाल दिया जाता है। इसमें सीधा अंडाणु के अंदर डाल दिया जाता है। किसके अंदर? अंडाणु के अंदर। अरे अंडाणु के अंदर ना शुक्राणु जाता है तो निषेचन करता है, एक में सीधा कहाँ डाल देंगे? अंडाणु में क्या कर देंगे? स्थापित कर देते हैं। अगल का है IUT। इसमें 8 कोशिकीय से ऊपर, उसमें कौन था? जिप्ट में 8 कोशिकीय, इसमें 8 कोशिकीय से ऊपर भ्रूण को सीधा कहाँ डालेंगे? गर्भाशय में। क्योंकि 8 कोशिकीय से जब ज्यादा बढ़ता है तो कहाँ चल जाता है? गर्भाशय में। इसको में कहाँ रख रहे थे? फिलोपियन नलिका में। इसमें कहाँ डालेंगे? सीधा गर्भाशय में। तो इस तरीका को क्या बोलेंगे? IUT। तो इस प्रकार से बुआ इलेशन का हो गया, खत्म हो गया। ठीक है ना, इसको में ज्यादा पढ़ेला नहीं था, 3 वीडियो में खत्म हो गया। अगला दिन के चैप्टर चलेगा 5वां। ठीक है ना, तो अगला दिन पूरा याद वाद करके क्या करना है? आना। अब वीडियो जो देखता है वो तो सब्सक्राइब कर देना, अब तो पूरा वीडियो देख लेना। अब पूरा मिला लेना है, कुछ इसमें ज्यादा भी है। 1 मिनट।